ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूँ। आई एम सीए हर्ष मिजाउदिया। आई क्वालिफाइड माय सीए फाइनल एग्जाम्स इन नवंबर 2022 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऐसे 210 की एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये एक चैप्टर का पार्ट है। चैप्टर का नाम है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। उस चैप्टर के चार पार्ट्स हैं। सबसे पहला है प्रोफेशनल एथिक्स, सेकंड इज एस ए 210, थर्ड इज SQC 1। ठीक है, थर्ड अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्या तीन पार्ट्स। ठीक है, SQC 1 एंड फोर्थ इज SA 220। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 के लिए स्पेसिफिक ये रिवीजन वीडियो है। डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, उसको जाके फटाफट देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, उसके बाद रिवीजन वीडियो देखना। डिटेल में आपको अच्छे से एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। रिवीजन वीडियो में थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ता है क्योंकि रिवीजन वीडियो एक एग्जाम से पहले देखने के लिए होता है जनरली। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट SA 220 का इंट्रोडक्शन क्या बोलता है जनरली। ये एसए का पर्पस क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है एसए का। तो SA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बोलता है कि ऑडिटर और मैनेजमेंट दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस। दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस एक TCWC वर्ड आपको देखने को मिलेगा। मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो वर्ड है दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, गवर्नेंस के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑडिट कमिटी होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, और जो भी कमिटीज होती है जो अपने कंपनी के गवर्नेंस मैकेनिज्म को वेल ऑपरेट करने, मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ओवरसाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस। ठीक है, तो और मैनेजमेंट तो आपको पता ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ऑडिटर को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आप आपके क्लाइंट के साथ, आप आपके मैनेजमेंट हो, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस के साथ आपको एक एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ेगा। आप जब वो एग्रीमेंट में एंटर होगे, उसके बाद वो जो एक एंगेजमेंट लेटर बनेगा, उसके बाद आप ऑडिट को शुरू करना, ऐसा ऐसे बोलता है। ठीक है, ऐसा SA 210 बोलता है। तो SA 210 क्या बोलता है कि देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एंड वेदर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ऑडिटर को एक्सेप्ट ही तब करना है ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मतलब एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एंटिटी। ठीक है, तो ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है, स्पेसिफिकली एसएस उन पे एप्लीकेबल होते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में। ठीक है, स्टैट्यूटरी जब इंटरनल ऑडिट होगा तो उस पर SIA एप्लीकेबल होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। ठीक है, पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल होते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट पे स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ऑडिटर को ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही तब करना है, ऑडिटर को ऑडिट एंगेजमेंट को कंटिन्यू ही तब करना है जब प्री कंडीशंस प्रेजेंट करती है, एंड प्री कंडीशंस प्रेजेंट करती है, एंड देयर शुड बी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस। ठीक है, दोनों के साथ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश हो गई है कि हाँ, इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम ऑडिट करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब आगे जाके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अपन डिस्कस करेंगे, लेटर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी वो अपन डिस्कस करेंगे। इस बुक की मैं आपको खास बात बता देता हूँ। इस बुक में से पढ़ते टाइम आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कंटेंट पूरा मॉड्यूल का कंटेंट है। बस मॉड्यूल के कंटेंट को थोड़े ही अच्छे फॉर्मेट में आपको दिखाया गया है। मॉड्यूल में थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में होता है, मैंने पॉइंटर्स फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखाया है, जिसमें जिससे आपको हेल्प होगी चीजों को याद करने के लिए। ठीक है, इसमें चीजों को मैंने बोल्ड किया है, दिख रहा है आपको? बोल्ड करता हुआ दिख रहा है? तो जहां पर मैंने बोल्ड किया है ना, ये बहुत कीवर्ड्स है, ये आपको एग्जाम में लिख के ही आने हैं। आप एग्जाम में इन वर्ड्स को लिख के आओगे ना, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, जो कॉपी चेकर होता है, वो कॉपी चेक करते टाइम उसको जो आंसर की है, और उससे जब आपकी कॉपी को देखेगा तो उसमें बोल्ड वर्ड्स, जो कीवर्ड्स है उनको आप अगर देखोगे, आप आपकी आंसर कॉपी में जो बोल्ड वर्ड, जो मैंने यहाँ पे बोल्ड वर्ड्स किए हैं, कीवर्ड्स को लिख के आओगे और उनको अंडरलाइन करके आओगे ना, तो वो वर्ड्स अगर उसने देख लिए, बाकी सेंटेंस आपने आपके हिसाब से बना दिया, बाकी आंसर अगर आपने आपके हिसाब से बना दिया, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे इस स्ट्रैटेजी से अच्छे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और इसमें इस बुक की और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हर टॉपिक के नीचे एक अंडरस्टैंडिंग लिखी है, मतलब ये टॉपिक की समरी क्या है, ये टॉपिक का सार क्या है। ठीक है, तो जैसे आपको देखने को मिलेगा कि ऑडिटर को एंगेजमेंट तभी एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है जब प्री कंडीशंस टू ऑडिट डिसाइडेड है। ठीक है, एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पर मैनेजमेंट एंड ऑडिटर की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो जो अपन ने ऊपर ऑडिट की लैंग्वेज में पढ़ा, वो नीचे मैंने मेरी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज में लिखा है, जिससे आपको पढ़ने में हेल्प होगी, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा चीजों को याद करने में। लास्ट रिवीजन के टाइम ये चीज बहुत याद आएगी, बहुत काम आएगी। ठीक है, याद तो करनी ही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। ठीक है, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। क्या आप कहीं भी किसी के साथ भी एग्रीमेंट साइन करते हो, मोबाइल में कुछ ऐप डाउनलोड करते हो, तो स्टार्टिंग में
आई एग्री पे क्लिक करते हो ना, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप पे साइन करवा लेते हैं। वैसे ही जब चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी मैनेजमेंट किसी क्लाइंट के साथ ऑडिट एंगेजमेंट में एंटर होता है, तो उसको एक एंगेजमेंट लेटर पे साइन करना होगा, उसको मैनेजमेंट का साइन लेना होगा, ठीक है, दोनों एग्री होंगे उस चीज पे, तब जाके उनको उस ऑडिट एंगेजमेंट को स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर एस ए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट के स्टैंडर्ड्स का कोई भी चैप्टर हो, सेक्शंस का कोई भी, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, ध्यान रखना आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है, एज पर एस ए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एज पर एस ए 240 रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऐसे का नाम, आपको याद रखना है ऐसे का नंबर। अगर आपको ये चीज याद रहती है ना, तो एग्जाम में 110% मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि एग्जाम में मार्किंग स्कीम में 1 मार्क, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 1 मार्क तो आपको सिर्फ ऐसे का नाम और नंबर लिखने का मिलता है। ठीक है, मैंने मार्किंग स्कीम देखी, आप यूट्यूब पे देखोगे कहीं ना कहीं कुछ फैकल्टीज ने वीडियो बना के डाल रखी है, मार्किंग स्कीम में 1 मार्क आपको दिखेगा ऐसे का नाम लिखने का और ऐसे का नंबर लिखने का। ठीक है, तो आप ध्यान रखो कि आपको याद रहे, कुछ कुछ मार्किंग स्कीम जिसका मार्क्स ज्यादा है, जरूरी नहीं है सब में मार्क्स मिले, पर जनरली आपको स्टैंडर्ड का नाम याद होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशंस क्या होती है, पहले की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते टाइम एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अप्लाई किया है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंड एस, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंडियन गैप। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर इंड एस को अप्लाई किया है एस जो भी एप्लीकेबल था उस कंपनी पे। ठीक है, जैसे लिस्टेड कंपनी है, कुछ बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, उन पे इंड एस अप्लाई होता है, कुछ कंपनीज पे एएस अप्लाई, उनके अलावा जो भी है उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने यूज किया है एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद द गवर्नेंस टू द प्रीमाइस ऑन व्हिच ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। ठीक है, तो ऑडिट किस बेसिस पे कंडक्ट होने वाला है, क्या ऑडिट होने वाला है, उस पे मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस एग्री हो रहे हैं। एंड दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट जो अपन ने समझा था, मैनेजमेंट ने एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो एक्सेप्टेबल जो एप्लीकेबल है कंपनी पे वही वाला यूज किया है। ओके, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वेदर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, अगर एस्टेब्लिश करना है, ऑडिटर को जानना है कि प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो ऑडिटर को क्या करना होगा, ऑडिटर को डिटरमाइन करना होगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा मैनेजमेंट का एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट ऑब्टेन करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट को अपनी जिम्मेदारियां पता है और मैनेजमेंट उन जिम्मेदारियों को निभाएगी, एक्सेप्ट कर रही है मैनेजमेंट इस चीज को। ठीक है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ऑडिटर को अगर डिटरमाइन करना है कि प्री कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जिस्ट करती है, तो ऑडिटर दो चीजें याद रखेगा, दो चीजें ऑडिटर को देखनी पड़ेगी। सबसे पहला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। दूसरा, मैनेजमेंट को अपनी जिम्मेदारियां पता है, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी, दे आर एक्नॉलेजिंग इट। ठीक है, तो मैनेजमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं अपन समझते हैं। मैनेजमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग फेयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी है ऑडिटर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, ऑडिटर ही उसको ऑडिट कर देगा, नहीं, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, मैनेजमेंट को ही एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल्स की, जो भी मैनेजमेंट को जरूरी लगते हैं टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट गलतियों से निरस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड या फिर कोई भी गलती के कारण, फ्रॉड या फिर कोई भी एरर के कारण कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं रहा है, इसलिए और नहीं रहे, इसलिए मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल्स लगाना है। तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन, दूसरी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी गलती ना हो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स लगाना। ठीक है, कुछ भी मटेरियल स्टेटमेंट में हो इसलिए इंटरनल कंट्रोल्स लगाना। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। ठीक है, दैट इज रेलेवेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी मैनेजमेंट से ऑडिटर रिक्वेस्ट करे। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। एंड थर्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्संस विद इन एंटिटी। कोई भी आदमी जिससे कोई भी पर्सन जिससे ऑडिटर मिलना चाहता है क्योंकि उसको कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, तो उस केस में मैनेजमेंट उसको रोकना नहीं चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑडिटर को प्रोवाइड करना है मैनेजमेंट को किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो अपन ने
तीन चीजें डिस्कस करी, तीन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, इस पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की कि उनको इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी गलती ना रहे। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरी में तीन है, ठीक है, याद रखना, तीसरी में तीन है। सबसे पहला ऑडिटर को प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड करना है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एक्सेस प्रोवाइड करना है। क्या क्या प्रोवाइड करना है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एक्सेस प्रोवाइड करना है। इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सेस, याद करो मेरे साथ, इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सेस, इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सेस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते टाइम मैनेजमेंट ने यूज करी। ठीक है, दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी ऑडिटर डिमांड करे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करे। तीसरी अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्संस विद इन द एंटिटी, ठीक है, जिससे ऑडिटर जो भी जरूरी लगता है ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते टाइम। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में एकदम सिंपल भाषा में इन्हीं चीजों को लिखा है। प्री कंडीशंस ये है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाए हैं, जो कि इंड एस, एएस या फिर आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, के अकॉर्डिंग बनाए हैं। एंड मैनेजमेंट को ऑडिट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, जैसे कि ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और इंटरनल कंट्रोल्स लगाना। ठीक है, वो वहां ऊपर लिखा हुआ है, पर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल भाषा में आपके लिए लिखा है। ठीक है, टिप है, बोल्ड वर्ड्स याद रखना, एग्जाम में लिख के आना, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इफ प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट। हो प्री कंडीशंस जो अपन ने डिस्कस करी, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर नहीं होगी तो क्या ऑडिटर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको उस ऑडिट को, ऑडिट एंगेजमेंट को कंटिन्यू ही नहीं करना है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है। इफ प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिटर नॉट प्रेजेंट, ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के पास जाओ, उनसे डिस्कस करो, क्यों भैया, क्यों हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो आप, क्यों हमको एक्सेस नहीं देना चाह रहे हो आप लोगों से मिलने का, क्यों हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के नहीं दे रहे हो? भाई हम क्यों बनाए? ठीक है, हम थोड़ी बनाएंगे, हमारा काम है ऑडिट करना, हम हमारी गलती को पकड़े, ऐसा नहीं हो सकता। आपको आपकी जिम्मेदारी निभानी होगी। ठीक है, तो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन टू डू सो, ठीक है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन टू डू सो, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन अगर कुछ और बोलता है तो लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करो। अगर कोई लॉ के अकॉर्डिंग आप ऑडिटर अपॉइंट हुए हो किसी कंपनी के, जैसे कोई पीएसयू है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उनके लॉ में बोला हुआ है आपको ऑडिट करना है, आपका ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी डिफाइंड है, तो अलग बात है। पर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है प्री कंडीशंस को मतलब मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। ठीक है, अब ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना है ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस एंड अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन अगर बोलता है तो ऑडिटर को एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। कब कब? इफ ऑडिटर इज डिटरमाइंड दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाइड इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, इंडेस एप्लीकेबल है, एएस के अकॉर्डिंग बना दिए, इंडेस एप्लीकेबल है पर इंडेस का कंप्लायंस सही नहीं करा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो गलत पिक्चर शो करेंगे अपने इंटेंडेड यूजर्स को, अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बने हैं तो ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना है। if management is not obtained, if agreement of the management is not obtained on matters relating to, क्या? अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑन प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट बोल रहा है मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाऊंगा, ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल्स नहीं लगाऊंगा, ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा, ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन एंटिटी, नहीं भाई, रोक टोक नहीं चलेगी, रोक टोक करोगे ऑडिट नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ठीक है, तो अगर एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएगा, अगर मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स नहीं लगाए, तो कौन लगाएगा? हम लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग में यही लिखा है। ऊपर जो प्रीकंडीशंस डिस्कस की, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऑडिटर को एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है, कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीइंग ऑन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका वेटेज बता देता हूँ। 8 to 10% वेटेज है तो पूरे चैप्टर का, पूरा चैप्टर मतलब एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो एथिक्स का मुझे ऐसा लगता है एथिक्स स्पेसिफिकली 5 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, उसके बाद के 5 मार्क्स आप इन 3 ऐसे में से कहीं ना कहीं ले सकते हो। ऐसा हो सकता है कि 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ एथिक्स में से ही आ जाए, क्योंकि वो न्यूली एडेड टॉपिक है ना। आपको वो देखने को मिलेगा कि पहले सीए फाइनल के प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट था, वो सीए इंटरमीडिएट में लाकर रख दिया। हो सकता है उससे ज्यादा क्वेश्चंस बने, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस बने, तो 8 to 10% वेटेज है 100 मार्क्स में से, तो 8 से 10 मार्क्स का वेटेज काफी होता है यार। ठीक है, तो वर्थ इट है वीडियो देखना, तो देखना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।
टू माय चैनल, ठीक है। तो ऑडिटर शैल एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एग्रीइंग ऑन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स, लेटर, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो होगा उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, तो ऑडिटर शैल एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, कोई एग्रीमेंट करना है मैनेजमेंट तो दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस से, और रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्री टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। एक लेटर होना चाहिए, एक राइटिंग में होना चाहिए, रिटर्न प्रूफ, प्रूफ होता है, ओरल प्रूफ कभी, वर्बल कभी प्रूफ नहीं माना जाता है, जनरली नहीं माना जाता है, ठीक है। तो रिटर्न प्रूफ होना चाहिए, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। बोथ ऑडिटर एंड क्लाइंट आर रिकमेंडेड टू इशू एन एंगेजमेंट लेटर सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज रिड्यूस्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे लेटर इशू करो ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसके लिए याद करने के लिए आपके लिए निमोनिक बनाया है, फॉर सीएस, लेटर किसके लिए है, फॉर सीएस के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, फॉर सीएस। एफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें होगी, आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या, कि कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है जिसका आप ऑडिट करने वाले हो, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है आपके ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, क्यों ऑडिट कर रहे हो आप, ऑडिट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप मेंबर्स ऑफ द कंपनी को रिपोर्ट करोगे, आप ट्रू एंड फेयर व्यू दोगे, आप अपना ओपिनियन दोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या व्यू दे रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है या नहीं, सही है या नहीं, फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, ओके। नेक्स्ट है आर, आर मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आर से दो पॉइंट्स कवर होंगे, सबसे पहला ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा नेक्स्ट सी, सी मतलब द रेफरेंस टू फॉर्म एंड एक्सपेक्टेड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट किस फॉर्म में जाएगी, उसमें क्या क्या इंक्लूजन होंगे, क्या क्या चीजें होगी, ठीक है। तो टू बी इशूड बाय ऑडिटर एंड स्टेटमेंट दैट कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपने डिस्क्लेमर सबसे पहले आपने बता दिया कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट कैसा होगा मेरी रिपोर्ट का, मैं ऑडिटर हूं, मेरी रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट कैसा होगा। दूसरी चीज मैंने बता दी, एक डिस्क्लेमर दे दिया कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए जहां पर मुझे ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपना फॉर्म एंड कंटेंट चेंज करना पड़े, तो मैं वो अपनी स्टेटमेंट में दे दूंगा, वो अपन आगे जाके एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसमें प्रॉपर तरीके से होगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी FORCS, ठीक है। ए हो गया, नहीं सी हो गया अपना कंटेंट, ए ऑडिट स्कोप, ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CAS, ठीक है। तो एस यहाँ पे है, स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ, याद करने के लिए ऐसे ट्रिक्स होती है, कोई लॉजिक में ढूंढना सिर्फ मैजिक होता है इसमें, मैंने भी ऐसे ही याद कर करके किया है, CA बन गया हो ना, आप भी बन जाओगे जब, ठीक है। तो याद करो, चीजों को समझो, समझाने के लिए हम बैठे हैं, चीजों को समझो उसके बाद याद करो, ठीक है। याद रहेगा तो एग्जाम में सही से लिख पाओगे, ठीक है। तो फॉर सीएस फ्रेमवर्क, ओ ऑब्जेक्टिव, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, सी मतलब कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, एंड एएस मतलब ऑडिट का स्कोप डिसाइडेड होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो लेटर में होगा, ये सारे लेटर के कंटेंट्स हैं फॉर सीएस, ठीक है। इफ लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर कहीं भी लॉ एंड रेगुलेशन बताते हैं कि ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑडिट एंगेजमेंट की क्या प्री कंडीशंस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उस केस में आपको एक अलग से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप सिर्फ ये चीज बता दो, auditor need not record them in written agreement except for the fact that such law and regulation applies, उसको सिर्फ ये बताना है कि ये वाला लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है फॉर एग्जांपल, या फिर आरबीआई एक्ट अप्लाई होता है, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट अप्लाई होता है। तो एंड मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही है, एक्नॉलेज कर रही है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें, सबसे पहले अपन ने लेटर के क्या क्या इंक्लूजन है वो समझे, क्या क्या चीजें लेटर में होनी चाहिए, उसके अलावा भी हो सकती है, वो अपन एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे फीस ऑफ ऑडिटर वो हो सकती है, ठीक है। एंड आप ये देखोगे कि अगर कहीं भी लॉ अप्लाई होता है तो उस केस में लॉ में अगर डिफाइंड है कि भैया ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उसके लिए लेटर इशू करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस दे दो कि ये लॉ अप्लाई हो रहा है और मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगी, ओके, अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर एंड एंगेजमेंट, ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के बीच टर्म्स एग्रीड होना चाहिए, विच शैल बी रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर, एंड लेटर फॉर, लेटर में फॉर सीएस होना चाहिए, फॉर सीएस, ठीक है। तभी इट विल बी कंसिडर्ड एज लेटर इशूड इन कंप्लीट सेंस, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन प्रोवाइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, जेठालाल चंपकलाल एंड गड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है, ठीक है, जो ऑडिट करने वाली है बबीता प्राइवेट लिमिटेड का, भाई साहब ये तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल है, डिस्कस करते हैं, जेठालाल चंपकलाल गड़ा कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, ऑडिट करेगी बबीता प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, यू आर
ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आ गया, अपन ने ऊपर डिस्कस करा था, फॉर सीएस का ओ आ गया, ठीक है, स्कोप आ गया, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स की आ गई। ये आप एक बार पढ़ लेना, इस एग्जांपल को मेरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा मेरी वीडियो के साथ, आप उसमें एग्जांपल को अच्छे से पढ़ना, इसमें क्या क्या चीजें होता है आपको आगे काम आएगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट की आ गई, ठीक है, मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एक ऊपर ऊपर से अपन गो थ्रू करेंगे। फीस आ गई, रिपोर्टिंग फॉर्मेट, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट आ गया, ठीक है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव में लिखा हम ऑडिट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, ऑडिटर अपने ऑडिट को इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय आईसीएआई, जो अपन पढ़ रहे हैं ऐसे 210, इन सबको कंप्लाई करते हुए ऑडिट करेगा, ठीक है। कोई भी मटेरियल स्टेटमेंट तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। ऑडिटर देखेगा कि कोई इंटरनल कंट्रोल्स है कि नहीं, ऑडिटर देखेगा अकाउंटिंग पॉलिसी सही यूज हुई है नहीं, रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देखेगा, कंक्लूड करेगा कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस जो यूज किया है वो सही है या नहीं, अप्रोप्रिएट है या नहीं, देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओवरऑल कंटेंट, प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ऑडिटर नीचे डिस्क्लेमर लिखेगा कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो आप रोबोट नहीं, रोबोट तो नहीं हो, आप एक इंसान ही हो, आपसे कुछ ना कुछ गलतियां रह सकती हैं, ठीक है। तो टुगेदर विद द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क that some material misstatement may not be detected even though audit is properly planned and performed in accordance with ऐसे कुछ ना कुछ गलती आपसे रह सकती है, जरूरी नहीं है सब चीज आप पकड़ लो। जनरली आपको हर चीज को अच्छे से ऑडिट करना है, पर कुछ ना कुछ गलतियां रह सकती है। आपको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है, आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है। आपको ये नहीं बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट, आपको ये नहीं बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट, आपको ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। करेक्ट बता दिया मतलब वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस हो गई कि सब कुछ सही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा डिस्क्लेमर देना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, गोइंग कंसर्न के हिसाब से प्रिपेयर करना, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाना, जजमेंट्स बताना, एस्टिमेट्स बताना, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स लगाना, फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ऑडिटर को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो हमने ऊपर प्रीकंडीशंस में डिस्कस किया था, एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करना टू द पर्संस विद इन एंटिटी, ठीक है। और फीस, फीस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, भैया खर्चा करोगे आप, आर्टिकल शिप में जाओगे तो आप जाओगे आपकी फर्म से, बाइक से जाओगे, आपका आपके खुद के व्हीकल से जाओगे, आप वहां जाओगे, खाने पीने की चीजें ऑर्डर करोगे, ये सब चीजों का रिइंबर्समेंट आप आपकी फर्म से लोगे, तो आपकी फर्म जो है ना वो अपने क्लाइंट से रिइंबर्समेंट लेने वाली है, ओके, ठीक है। तो ये फीस की बात आ गई। रिपोर्टिंग हो गई, रिपोर्टिंग टू द मेंबर्स ऑफ बबीता प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। एंड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आवर रिपोर्ट में नीड टू बी अमेंडेड इन लाइट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स, अपन ने ऊपर डिस्कस करा था, एक स्टेटमेंट इशू करेंगे जो एज ए डिस्क्लेमर रहेगी, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट है ना उसमें अपन ने डिस्क्लेमर दिया था कि क्या चीजें किन कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ सकते हैं जिस केस में हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो ये जो हम ऑडिटर्स रिपोर्ट देंगे इसमें कहीं ना कहीं कंटेंट में चेंज आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप मैनेजमेंट को बोलोगे साइन करके दे दो, कॉपी जो एग्रीमेंट हम भेज रहे हैं इस पे साइन करके दे दो, एंड नीचे आपकी आपका नाम होगा, आपकी फर्म का नाम होगा, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। तो ये अपन ने एग्जांपल डिस्कस कर लिया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, लिमिटेशन ऑन स्कोप, स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। कहीं भी आप ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जा रहे हो और मैनेजमेंट आप पे कुछ लिमिटेशन लगा रहा है, आप पे कुछ रोक टोक कर रहा है, तो उस केस में मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं आप पूरा पार्शियल ऑडिट करो, आप पूरी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट मत करो, आप सिर्फ करंट एसेट्स का ऑडिट करो, आप नॉन करंट एसेट्स का मत करो, आप इन्वेंट्री को मत चेक करो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको ऑडिट अगर होता है तो फुल ऑडिट होता है, अगर एज पर कंपनीज एक्ट अगर वो ऑडिट हो रहा है तो पार्शियल ऑडिट कभी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट कुछ लिमिटेशन लगाता है तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना है, give management to those charged with the governance impose limitation on scope of auditors work in terms of audit engagement, ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स में अगर मैनेजमेंट कुछ भी लिमिटेशन लगाता है और ऑडिटर को लगता है कि इट में रिजल्ट इन ऑडिटर डिस्क्लेमिंग इन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑडिटर को उस ओपिनियन से डिस्क्लेम होना पड़ रहा है, ऑडिटर से जो ओपिनियन जो देना चाह रहा है वो ओपिनियन नहीं दे पा रहा है, विड्रॉ करना पड़ सकता है एंगेजमेंट से, वो डिस्क्लेमर और ओपिनियन देगा उस केस में। अगर उसको ऐसा लग रहा है तो उस केस में ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट को, ठीक है। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच ए लिमिटेड एंगेजमेंट एज एन ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन टू डू सो, ठीक है। अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है तो वो अलग सिचुएशन है, लॉ एंड रेगुलेशन बोल रहा है मतलब लॉ एंड रेगुलेशन इज रिक्वायरिंग ऑडिटर टू डू ए मतलब पार्शियल ऑडिट करना, ठीक है, पर उस केस में वो अलग सिचुएशन है। पर अगर कंपनी अगर अगर कोई प्राइवेट क्लाइंट है, अगर वो आपसे ऐसा कहता है कि नहीं आप कंप्लीट ऑडिट मत करो, पार्शियल ऑडिट करो, तो उस केस में आप एंगेजमेंट से एक्सेप्ट नहीं करना है, जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़े, ओके।
ये चीज अपन ने समझी, अंडरस्टैंडिंग में लिखा मैनेजमेंट या पीसीडब्ल्यूजी ऑडिटर के स्कोप ऑफ वर्क पर कोई भी लिमिटेशन लगाता है जिसकी वजह से ऑडिटर को ऐसा लगता है कि वो ओपिनियन नहीं दे पाएगा, तो ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट दैट एंगेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है एक एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। जहां पर भी मैनेजमेंट ऑडिटर से कुछ भी चेंज एक्सपेक्ट करता है, कुछ भी चेंज रिक्वेस्ट करता है, तो ऑडिटर को वो चेंज एग्री नहीं करना है, ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना है उस चेंज को, अनलेस देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। ठीक है, तो तीन केसेस अपन डिस्कस करेंगे, तीन सिचुएशन डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट फ्रॉम एन एंटिटी, एंटिटी मतलब मैनेजमेंट या फिर क्लाइंट जिसका आप ऑडिट करने वाले हो, वो ऑडिटर से बोलता है कि ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में हमको कुछ चेंजेस करना है, जहां पर भी कुछ रीजनेबल जस्टिफिकेशन होता है, तो उस केस में क्या होगा, तो चेंज कब कब आ सकता है। रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटिटी टू एन ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में रिजल्ट फ्रॉम, कब आ सकता है चेंज, तीन केसेस में आ सकता है। CRM, सी कोई भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए। आर रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, एम मतलब कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तीन केसेस में चेंज आ सकता है, चेंज एक्सपेक्ट कर सकता है, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहला, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस, कोई भी सर्विस में कुछ चेंज आया तो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ एन ऑडिट ओरिजिनल रिक्वेस्टेड, मैनेजमेंट ने आपसे कुछ बबीता बबीता प्राइवेट लिमिटेड का था ना, तो मैनेजमेंट ने आपसे बोला था बबीता पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आपको ऑडिट करना है, पर आपसे गलती से आपको ऐसा समझ में आ गया कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट करना है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस केस में ऑडिट एंगेजमेंट लेटर चेंज करने में, टर्म्स चेंज करने में मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, और वो रीजनेबल भी है, आपको दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कुछ भी आपके ऑडिट एंगेजमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, लिमिटेशन लगाया जा रहा है, जो अपन ने ऊपर टॉपिक में डिस्कस किया यहाँ पर। ठीक है, तो इन तीन केसेस में चेंज रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट। ऑडिटर कंसिडर्स जस्टिफिकेशन गिवन पार्टिकुलरली इम्प्लीकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, जहां पर भी स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, लिमिटेशन लगाया जाता है, तो वहां पर ऑडिटर को रीजनेबल जस्टिफिकेशन के बेसिस पर ही उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ऑडिटर मतलब आप जब सी बन जाओगे। इन कॉन्ट्रास्ट, चेंज में नॉट बी कंसिडर्ड रीजनेबल, चेंज को रीजनेबल नहीं माना जाएगा जब इन्फॉर्मेशन कुछ गलत हो, उसकी वजह से चेंज करवा रहा है मैनेजमेंट। ठीक है, तो चेंज रिलेट्स टू इन्फॉर्मेशन दैट इज करेक्ट, इनकम्प्लीट और अदरवाइज अनसेटिस्फैक्टरी, तो उस केस में ऑडिटर को चेंज एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे कि एन एग्जांपल माइट बी ऑडिटर is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding receivables, entity asks for audit engagement to be changed to review engagement or avoid a, काय के लिए रिव्यू, देख मैनेजमेंट क्या बोल रहा है आपसे, मैनेजमेंट बोल रहा है कि आपने बोला मैनेजमेंट से कि आपके जो डेटर्स है, आपके जो रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, वो बहुत लॉन्ग ड्यू है। ठीक है, उनकी एजिंग में बहुत ज्यादा लंबे ड्यू जो रिसीवेबल्स आ रहे हैं, तो आपने कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं बनाया। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप क्यों नहीं बना रहे हो, आपने नहीं बनाया है। ठीक है, इसलिए मैं क्वालिफाई ओपिनियन दूंगा या फिर मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दूंगा उस केस में। तब मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करो, आप हम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आप इस पार्ट का, करंट असेट्स के पार्ट का या फिर अकाउंट रिसीवेबल पार्ट का ऑडिटिंग ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैनेजमेंट अवॉइड कर रहा है कि आपको आप क्वालिफाई ना कर दो ओपिनियन, या फिर आप मतलब आप ऐसा नहीं बता दो, क्वालिफाई ओपिनियन का मतलब होता है ट्रू एंड फेयर नहीं दे रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस केस में मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है चेंज के लिए। ठीक है, कि आप क्योंकि आप प्रॉपर एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो अकाउंट रिसीवेबल पार्ट, तो उस केस में आपको चेंज एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करता है टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो ऑडिटर को वेरीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो रीजनेबल चेंज है या नहीं। अगर ऐसा लगता है कि रीजन चेंज रिलेट्स टू सम इन्फॉर्मेशन विच इज इनकरेक्ट, तो आपको चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, रिमेंबर बोल्डेड वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट केस आता है ऑडिटर, what should auditor consider before agreeing to change the audit engagement to engagement providing lower level of assurance। ठीक है, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करो, आप rather than absolute rather than high level of assurance जो कि रीजनेबल एश्योरेंस है, जो कि आप ट्रू एंड फेयर भी प्रोवाइड करने वाले थे, उसकी जगह आप लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करो। ठीक है, तो इफ प्रायर टू कंप्लीटिंग ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर को रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट की हमारा आप ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज करके लिमिटेड रिव्यू कर लो। लिमिटेड रिव्यू होता है जो कि लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है। ठीक है, तो ऑडिटर डिटरमाइन करना है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है ऐसा, मैनेजमेंट ऐसा क्यों बोल रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, बिफोर एग्रीइंग टू द चेंज, ठीक है, बिफोर एग्रीइंग टू द चेंज टू अ रिव्यू और अ रिलेटेड सर्विस, ऑडिटर हु वाज एंगेज्ड टू परफॉर्म एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए, वो असेस करना है कि कोई भी लीगल या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशंस तो नहीं आ रहे उस चेंज की वजह से। तो मैनेजमेंट ने बोला कि ऑडिट से रिव्यू में बदल लो, अगर ऐसा बोल रहा है मैनेजमेंट, तो ऑडिटर को पहले उस चेंज को एक्सेप्ट करने से पहले डिटरमाइन करना है कि कोई भी लीगल या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशंस तो नहीं है उस चीज के। आपको किसी को रिपोर्ट तो नहीं करना है, कंपनी के इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट तो नहीं करना है, शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, रेगुलेटर्स को, तो ये आइडेंटिफाई करो। ठीक है, इफ ऑडिटर कंक्लूड दैट देयर इज ए रीजनेबल जस्टिफिकेशन चेंज करने के लिए, तो ऑडिटर जो काम अभी तक ऑडिट में करता आ रहा था, वर्क डन टिल डेट, में ऑल्सो भी रिलेवेंट फॉर द चेंज एंगेजमेंट। ठीक है,
However, work required to be performed and report to be issued is would be appropriate to the revised engagement। ठीक है, तो नया एंगेजमेंट हो गया, नया लिमिटेड रिव्यू करना है, तो जो रिपोर्टिंग अब आप करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो आप रिपोर्टिंग करोगे, वो रिपोर्टिंग अब नए एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग करना। अब आप ऑडिट रिपोर्ट मत इशू करना, आप लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू करना। ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजिंग द रीडर, कोई भी आपकी जो रिव्यू लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट है उसमें ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट का कोई रेफरेंस मत दो, एंड जो भी प्रोसीजर्स आपने उसमें लगाए थे उसका भी कोई रेफरेंस मत दो, एक्सेप्ट जब वो प्रोसीजर्स आपने ऑडिट एंगेजमेंट में लगाए थे वो इस लिमिटेड रिव्यू एंगेजमेंट के लिए भी काम आए हैं। समझना, ठीक है। तो दो केसेस में आपको कंफ्यूज नहीं करना है रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पुराने ऑडिट एंगेजमेंट का कोई रेफरेंस नहीं देना है, या फिर पुराने ऑडिट एंगेजमेंट जो आप कर रहे थे और मैनेजमेंट ने चेंज करवा दिया, उसमें जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स आपने अप्लाई करे उन ऑडिट प्रोसीजर्स का भी कोई रेफरेंस मत दो, अनलेस आपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स उसमें लगाए थे, उस ऑडिट एंगेजमेंट में जो ऑडिट प्रोसीजर्स आपने लगाए थे वो इस लिमिटेड रिव्यू में कहीं काम आए। ओके, ठीक है। इफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज, अगर चेंज हो जाती है तो ऑडिटर मैनेजमेंट शैल एग्री एंड रिकॉर्ड न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करना है उसी, ठीक है, उसी फॉर्मेट में जो अपन ने ऊपर डिस्कस करा। ओके, तो अगर ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करके उसे ऑडिट की जगह लिमिटेड रिव्यू किया है या फिर अदर रिलेटेड सर्विस में कन्वर्ट करते हुए हैं, तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है कि कोई चेंज रीजनेबल है या नहीं, ठीक है, और इसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस तो नहीं है, और ऑडिटर को नई रिपोर्ट नए असाइनमेंट के अकॉर्डिंग इशू करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में इजी इजी 3 लाइन में ऊपर की चीज समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू ऑडिटर इन सिचुएशन ऑफ नॉन एग्रीमेंट टू ए चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड लैक ऑफ परमिशन फॉर मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ दो। इसमें मैनेजमेंट ऑडिटर को बोल रहा है कि आप चेंज करो, पर आपको चेंज रीजनेबल नहीं लग रहा है, आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और मैनेजमेंट आपको ऑडिट एंगेजमेंट भी कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं दे, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए एंगेजमेंट में। तो वही बात इसमें लिखी है आईसीआई ने, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू ए चेंज टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इट्स नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट एंड इज नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो ऑडिटर शाल विड्रॉ कर लेना भैया, हाथ खड़े कर लेना, मैं नहीं कर पाऊंगा ऑडिट, वेर एवर पॉसिबल अंडर अप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑडिटर को अगर ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ना तो ऑडिट करने दे रहा है, ना आपको चेंज रीजनेबल लग रहा है, तो आप विड्रॉ कर लेना एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एन ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रेक्चुअल और अदरवाइज टू रिपोर्ट टू द सर्कमस्टेंसेस टू अदर पार्टीज सच एज टीसीडब्ल्यूजी ओनर्स और रेगुलेटर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको विड्रॉ कर लेना है, और अगर आपकी कोई ऑब्लिगेशन बनती है किसी को रिपोर्ट करने की, कंपनी के रेगुलेटर को रिपोर्ट करने की, कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करने की, कंपनी के प्रमोटर्स को रिपोर्ट करने की, या फिर कंपनी के दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस ऑडिट कमेटी या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इनको रिपोर्ट करने की, तो आप उनको रिपोर्ट करो उस एंगेजमेंट से विड्रॉ करने से पहले, या फिर बाद में भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बोलती है अगर ऑडिटर चेंज इन टर्म्स से एग्री नहीं होता है तो उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए, और डिटरमाइन करना चाहिए कि अगर विड्रॉ करने पर किसी को रिपोर्ट करने की ऑब्लिगेशन है क्या, अगर है तो रिपोर्ट कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रिकरिंग ऑडिट्स। ठीक है, रिकरिंग ऑडिट्स क्या होता है? कंटिन्यूसली ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट जो होते हैं, बैंक के कॉन्करेंट ऑडिट होते हैं, क्वार्टरली ऑडिट्स हो रहे हैं, मंथली ऑडिट्स हो रहे हैं, लंबे टाइम के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, जनरली 10 साल के लिए तो नहीं कर सकते, 5 साल के लिए कर सकते हैं, तो उस केस में रिकरिंग ऑडिट जब होते हैं तो उस केस में कैसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होनी चाहिए? रिकरिंग ऑडिट इज एन ऑडिट विच इज परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर ओवर ईयर्स। ऑन रिकरिंग ऑडिट ऑडिटर को असेस करना है, ऑडिटर को क्या असेस करना है, क्या टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज करने की जरूरत है, क्या तो रिवाइज करने की जरूरत है, या तो मैनेजमेंट को, एंटिटी को वापस से रिमाइंड करने की जरूरत है, क्या उनको याद दिलाने की जरूरत है क्या कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी अपनी। ठीक है, दो बातें, अगर रिकरिंग ऑडिट है या रिवाइज करना है, या तो मैनेजमेंट को बताना है पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की जरूरत नहीं है, और नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की जरूरत तब पड़ सकती है, या फिर ठीक है, द फॉलोइंग फैक्टर्स में मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स। ठीक है, तो कुछ केसेस ऐसे हैं, 8 केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको फॉलोइंग फैक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको मैनेजमेंट को रिमाइंड करने की जरूरत पड़ सकती है कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ये है, या फिर रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो क्या 8 चीजें हैं? 8 चीजें ये हैं कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या ऑब्जेक्टिव या फिर स्कोप को लेकर, एनी इंडिकेशन दैट एंटिटी को गलत समझ में आ रहा है, एंटिटी को कुछ गलत फहमी हो गई है, एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, कोई भी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कुछ चेंज आया है क्या, चेंज कर रहे हो क्या, आप करना चाह रहे हो क्या, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, चेंज इन ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है, ओनरशिप मतलब प्रमोटर होल्डिंग में कुछ चेंज आया है, या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ मेजर चेंज आया है, सिग्निफिकेंट चेंज इन
नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, कंपनी के साइज या फिर साइज या फिर कंपनी के नेचर। कंपनी पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थी, फिर स्टील इंडस्ट्री में चल गई, कंपनी का टर्नओवर पहले 500 करोड़ था, फिर एकदम से बूस्टअप हो गया, कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से क्रॉस हो गया, कंपनी की साइज चेंज हो गई। हो सकता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में कुछ चेंजेस करना पड़े, ठीक है। चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, चेंज इन फाइनेंस लीगल या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज आया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, पहले इंडियस लगता, पहले एएस लगता था, अब इंडियस एप्लीकेबल हो गया कंपनी में। चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अदर अदर मतलब एक्सेट्रा पॉइंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। ओके, तो 8 क्या क्या है? 8 है, सबसे पहला मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दूसरा रिवीजन ऑफ टर्म्स, कुछ भी चेंज स्पेशल टर्म्स इंसर्ट करनी है, मैनेजमेंट में चेंज आया, कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट में, ओनरशिप में चेंज आया, कंपनी के बिजनेस में चेंज आया, ठीक है, लीगल या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंज आया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के जो भी कंपनी में लगता था उसमें चेंज आ गया, या फिर अदर, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए नीचे एक ट्रिक है, याद करना मतलब ऐसे लॉजिक में ढूंढना, याद करना चाहिए। तो कुछ स्पेशल डील थी, ठीक है, आपकी किसी के साथ कुछ स्पेशल डील थी जिसमें आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, आपने मैनेजर से डिस्कस किया, मैनेजर को बताया, ठीक है, और आपने मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया, ठीक है, आपने मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया और आपने ओनर से अप्रूवल लिया, ठीक है, ओनर से रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है ना, तो आपने ओनर से अप्रूवल लिया, अदर्स से भी हेल्प ली, ठीक है, तो दूसरे लोग थे, अदर लोग थे, उनसे भी हेल्प ली। डील कंप्लीट होते ही बिजनेस को फायदा हुआ और सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो गई। तो अपन ने 8 पॉइंट्स कवर कर लिए, 8 रेड पॉइंट्स जो रेड दिख रहे हैं होंगे ना आपको, तो 8 अपन ने कवर कर लिए। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, मैनेजर मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया, ओनरशिप डिस्कस कर ली, फ्रेमवर्क कर लिया, अदर्स बिजनेस, बिजनेस को फायदा हुआ, बिजनेस में कुछ चेंज आया, ठीक है, एंड लीगल, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज आया। इन 8 केसेस में लेटर को रिवाइज करना पड़ सकता है या फिर मैनेजमेंट को टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी पड़ सकती है, रिमाइंड करवानी पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट है टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ लेना। फर्स्ट वाले का आपको एग्जांपल में मिल जाएगा, सेकंड वाले में एक्सेप्ट नहीं करना है ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है। आपको अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और लोगों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो मेरी वीडियो, ताकि उन तक एक शायद हेल्पफुल कंटेंट पहुंच सके। ओके, तो आपको ऑल द बेस्ट, और आपकी जो एग्जाम आने वाली है सितंबर में, उसके लिए ऑल द बेस्ट, और सितंबर ऑनवर्ड्स जो भी एग्जाम होगी उन सबके लिए वीडियो रेलेवेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है, अंडरस्टैंडिंग पढ़ना, चीजें याद रहेगी, और बोल्ड वर्ड्स अगर आपको याद रह गए ना, अगर आपने एग्जाम में वो लिख के आ गए कीवर्ड्स, तो वो आपको मार्क्स को हाई मार्क्स स्कोर करने में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।